नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और बता दें कि बैठक में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी देने जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में कुछ निजी विद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। निवेशकों को सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी सकती है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह प्रभावित क्षेत्र आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की ये बैठक होगी जिसमें करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। बता दें प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन बिछाने, नीचे पेयजल और सीवर लाइन को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है जिसमें 2023-24 के लिए राज्य कर्मचारियों के नीति को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल व सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। बता दें राज्य सरकार के लिए डक्ट नीति को मंजूरी देने जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। वहीं कोषागारों में बड़ी संख्या में अप्रयुक्त पड़े नॉन स्टॉप निस्तारण की कार्य योजना पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। उचित दर की दुकानों में ई पास मशीन को इलेक्ट्रॉनिक भार मापक मशीन से जोड़ने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए टेंडर की शर्तों को अनुमोदित किया जा सकता है। कुछ निजी विद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। निवेशकों को सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बता दें कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें आज करीब 1 दर्जन से अधिक निवेशकों की जैसे मुद्दे प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी, क्या किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है? मयूरी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस बैठक में अगर बताएं तो कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे
साथ ही 4 बजे ये बैठक की शुभारंभ किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम जो लंबे अरसे से प्रस्ताव पारित नहीं हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अगर बात करें तो औद्योगिक हो या चिकित्सा हो या नगर विकास विभाग के प्रस्ताव हो, इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। टोटल अगर बात करें तो लगभग दर्जन से ऊपर प्रस्तावों पे आज चर्चा की जाएगी, जिसके बाद कैबिनेट की मुहर होगी और उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव के बाद ये दूसरी दफा है जब कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं जो तमाम राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो कितना धरातल पे उतर के काम कर रही हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे तमाम जो जिम्मेदार संबंधित मंत्री हैं उनसे। साथ ही आपको बता दें मयूरी कि अगर देखा जाए तो कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव की अगर देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसको लेकर क्या रूपरेखा है, कैसे कार्य चल रहा है, इसकी जानकारी लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ नगर विकास विभाग की अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो तारों का जंजाल पोलों पर दिखते हुए नजर आता है। तो जो तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट सुविधा देती हैं वो आमतौर पर बिजली विभाग के खंभों को उपयोग करके और अपने सर्कुलेशन को जारी करती हैं। तो इसको लेकर भी कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग की भी प्रावधान की बात की जा सकती है। साथ ही साथ जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसमें नया बजट जाएगा, उसके तहत नाली और साथ ही साथ जो तमाम अंडरग्राउंड बिजली के तारों का व्यवस्थित ढंग से भेजने की व्यवस्था है उस पर भी चर्चा की जाएगी। और बात की जाए तो निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद कहा गया था कि कैबिनेट का विस्तार होगा और अभी अगर बात करें तो फिलहाल में लगभग कैबिनेट में 19 और साथ ही साथ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार को जोड़कर देखा जाए तो 52 मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं। इसको बढ़ाकर लगभग 60 की जा सकती है। तो इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बैठक के आधार पर आने वाले दिनों में जो तमाम राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको समीक्षा की जाएगी। जी दिवांशु, देखा जाए 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस पर सभी की नजर बनी हुई है। क्या इसको भी देखते हुए राज्य सरकार कुछ प्रस्तावों को पास कर सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में अब महज साल भर से भीतर का समय बचा है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो पेंडिंग में है या जो जिसका काम लगभग कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है उसको लेकर समीक्षा करेंगे और हर एक विभागों के मंत्रियों से जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो भी कार्य विकास कार्य सरकार के रुके हुए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल कैबिनेट के मेंबर हैं, चाहे बात की जाए संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी से आते हैं, चाहे अपना दल SK आशीष पटेल हो, इन तमाम नेताओं से इससे भी चर्चा की जाएगी कि 2024 के चुनाव को कैसे अपने पाले में किया जाए और किन योजनाओं को और सुचारू ढंग से चलाया जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जिन अहम प्रस्तावों पे बात की जा रही है कि पारित होगा तो कितने अहम प्रस्तावों पर आज मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मुहर लगती है वो बैठक के बाद साफ होगी। मगर 4 बजे 5 कालिदास मार्ग पर आज कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद होंगे और अहम प्रस्ताव से लेकर और तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि आज कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे होगी। तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की ये बैठक होगी, बता दें शाम 4 बजे ये बैठक होगी। अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबले और मिशन 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गए हैं। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, सभी ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों पर अपनी तैयारियां
शुरू कर दी है। बता दें, मिशन 80 को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रही है। अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबले और मिशन 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का बड़ा अभियान चला रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। दरअसल लखीमपुर के देवकली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अखिलेश यादव लखीमपुर दौरे पर हैं, वहीं आज देवकली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम का अखिलेश यादव समापन करेंगे। बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा क्षेत्रों में सपा का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कार्यकर्ताओं को मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने, भाजपा सांसदों द्वारा किए गए वादों को पूरा न करना सहित कई मामलों पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे 24 के चुनाव में पार्टी को मजबूती मिले और भाजपा की रणनीति को भेदा जा सके। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 2024 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों को देखते हुए काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देवी पाटन से लेके लखीमपुर और नवीसराय तक की यात्रा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बाकायदा कार्यकर्ताओं के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि आम चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और जो भूमिका निभाई जा रही है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच चलाने के लिए, उसमें वो कामयाब होते हुए दिख सके। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूती से लड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। यहाँ पे कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और जब से शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ फिर से आए हैं और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत सहारा उनको मिलते हुए शुरू हो रहा है। जिस तरीके से इस दौरे में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तमाम तरह के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्देशित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे संगठन को बूथ पे मजबूती का काम करना चाहिए, सारे संगठन जो है बूथ लेवल तक काम करे, कार्यकर्ताएं बूथ लेवल पर बेहतर काम करें। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी निर्देश दे दिया है कि जिस तरीके से मतदाता सूची पर विशेष ध्यान रखना है। निकाय चुनाव से पहले तक हमेशा से ये बात कही जा रही थी कि मतदाता सूची से कई मतदाताओं का नाम गायब है, लेकिन इस बार जो मंत्र दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ उनके कार्यकर्ताओं को, वो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को ध्यान देने के लिए संगठन बूथ लेवल पर मिलकर काम करे ताकि आने वाले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव जीत सके। लखीमपुर दौरे पर हैं अखिलेश यादव। विवेक, आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे और कौन कौन उनके लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से उनका दौरा था, वहाँ पे अरविंद सिंह गोप वहाँ पे मौजूद थे और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, ये तमाम बड़े नेता जो है अब कमर कस चुके हैं। आम चुनाव के लिए ज़्यादा समय लोकसभा चुनाव में शेष बचा नहीं है, तो सभी बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, 2 बार से वो केंद्र सरकार की सत्ता में काबिज है, 2 बार से वो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की सत्ता में शामिल है। अब भारतीय जनता पार्टी जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतर रही है, वहीं सभी विपक्षी दल उसको ऐसा करने के लिए रोकने में तमाम प्रयास लगा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद देश भर के क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिल चुके हैं, सबको एक मंच पे आने की बात कह चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी उन्होंने सीधे कह दिया कि कांग्रेस अपना दिशा निर्देश खुद ही निश्चित करे कि उसे किस तरफ रहना है। अगले हफ्ते बिहार में एक मीटिंग होनी है, सर्व विपक्षी दल वहाँ पे बैठक करेंगे, सभी विपक्षी दलों के नेता वहाँ आएंगे, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे एक रणनीति बन चुकी है, नीतीश कुमार ने सबकी बैठक बुलाई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के अलावा नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक साथ आमंत्रित कर रहे हैं एक मंच के लिए। और महागठबंधन की जो बात चल रही थी, अब धीरे धीरे इसका भी अस्तित्व निखरने लगा है, आने लगा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में कड़ी से कड़ी टक्कर दिया सके। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब बेहद ही दिलचस्प होती नजर आ रही है। मिशन 80 पर समाजवादी पार्टी टारगेट सेट करती हुई नजर आ रही है। बता दें, शिविर के जरिए 2024
के मैदान में उतरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। बता दें कि 24 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबले और मिशन 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का बड़ा अभियान चला रही हैं। इसके लिए पार्टी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। दरअसल लखीमपुर के देवकली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अखिलेश यादव लखीमपुर दौरे पर हैं, वहीं आज देवकली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम का अखिलेश यादव समापन करेंगे। बता दें कि यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में सपा का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कार्यकर्ताओं को मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने, भाजपा सांसदों द्वारा किए गए वादों को पूरा न करना सहित कई मामलों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। यूपी के जालौन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेप पीड़िता बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक पिता थाने के चक्कर काटते काटते थक गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बता दें कि थक हार कर पीड़िता के पिता ने सुसाइड कर लिया। सुबह जब परिजनों ने उसे कमरे के अंदर फांसी से लटका देखा तो परिवार में कोहराम मच गया। गांव में बदनामी और पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर रेप पीड़िता के पिता ने मौत को गले लगा लिया। बता दें कि पीड़िता अपने दादा दादी के पास रहकर घर के कामों में हाथ बंटवाती थी। गांव के ही एक युवक ने पति पत्नी के साथ षड्यंत्र रचकर दुष्कर्म किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद गुस्साए भीड़ ने निरीक्षक समेत पुलिस बल पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं एएसपी असीम चौधरी ने पुलिस की लापरवाही देखते हुए सीओ को पूरी जांच सौंप दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिला, दर दर ठोकर खा के पिता ने आत्महत्या कर लिया, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए इंसाफ की रेस में एक पिता जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा, क्योंकि कई दिनों से विगत 5-6 दिनों से वो थानों के चक्कर काट रहा था। 8 थाना जालौन के 8 थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और जो युवती है वो नाबालिग है, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल बताई जा रही है। इससे 28 मई को एक युवक है, गांव का युवक है, गोलू नाम का युवक, उससे बलात्कार करता है और इसमें बलात्कार में षड्यंत्र जो है देवेंद्र और लक्ष्मी जो पति पत्नी है वो करते, क्योंकि उसे जो युवती है उसे बर्थडे पार्टी के में ले जाने के दौरान एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर गोलू जो है, गोलू की एंट्री होती है और गोलू से नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद लगातार जो पीड़ित है वो किसी न किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जो माँ बाप है वो पंजाब में रहते हैं, वो बताशा का ठेला लगा के अपना गुजारा बसर करते हैं। उसके बाद 30 मई की बात है, उसके माता पिता वहाँ पर आते हैं, अपने जालौन गांव 8 गांव में आते हैं। उसके बाद जो युवती है, जो 17 साल की नाबालिग युवती, वो किसी तरह हिम्मत करके अपने माँ बाप को पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत कराती है। उसके बाद से जो पिता है उसका अगले दिन 31 मई को 8 थाना क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर हैं, प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह गौतम, उन्हें लताड़ मार के वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद जो पीड़ित पिता है वो सीओ से भी संपर्क करता है, लेकिन यहाँ तक बात नहीं बनी थी। उसके बाद वो एसपी से संपर्क करता है। एसपी की जो जन सुनवाई होती है उसके बाद वहाँ पर एसपी का आदेश होता है कि पीड़ित पिता का एफआईआर लिखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखिए ढुलमुल रवैया जो है 8 थाना क्षेत्र का पूरी तरह से आया है, क्योंकि इसमें कई पुलिसकर्मी की भी संलिप्तता जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए पीड़ित जो है, पीड़ित पक्ष लगातार 5 दिनों से थानों के चक्कर काट रहा था, उसके बावजूद एसपी के आदेश के बावजूद भी ये सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं लिखी गई। कल परसों रविवार की बात है, रविवार को किसी तरह पॉस्को एक्ट और साजिश रचने के खिलाफ ये एफआईआर लिखी गई है। और बता दूं आपको कि जो गोलू है वो किसी एक पूरे मामले में अभी फ़िलहाल कारागार में बंद है और उसे पुलिस लगातार रिमांड में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए यूपी पुलिस की एक बात करूं तो यूपी पुलिस की सभी जो होती है हर बार उनके जो माथत हैं वो धूमिल करने में लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो बड़े आईपीएस अधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं वो एक दावा करते हैं कि हमारी पुलिस जो है मित्र पुलिस है, लेकिन क्या ये वही वाकई में मित्र पुलिस है जो एक पीड़ित पिता को, मजबूर पिता को थाने से भगा देता है और ऊपर से
जो मजबूर पिता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात वहाँ के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह गौतम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पीड़ित पक्ष की बात है तो पीड़ित पक्ष जो है उसके पिता जो इस पूरे मामले से आहत होकर, और वहीं जो आरोपी है गोलू वो लगातार ये अपने गांव में ये अफवाह फैलाता है कि जो पीड़ित पक्ष है उससे 50,000 रुपये दे के वो सुलह समझौता की बात करता है। हर जगह वो इस तरह से अफवाह फैलाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो पिता है उस तक ये बात पहुंचती है, तो इसे आहत होकर पिता ने कल फांसी लगा ली और मौत को गले लगा लिया। जी मयूरी। जी सागर, बिल्कुल आपने सही कहा कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर, लेकिन इसमें लापरवाही किसकी मानी जाए? कोई ऐसा वैसा मामला नहीं, रेप का मामला रहता है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। अब पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर लिया है। जी बिल्कुल मयूरी, जाहिर सी बात है। आपको बता दूं कि यूपी में आए दिन हर दूसरे दिन की बात है कि दुष्कर्म के कहीं ना कहीं मामले आपको सुनने में मिलते हैं। जो सुनने में नहीं मिलते वो अपनी लाज और शर्म के मारे जो है थानों में नहीं जाते हैं, ना ही किसी को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लापरवाही की बात है, अगर देखिए जो अपराध हुआ है, रेप का अपराध हुआ है, पॉस्को एक्ट का अपराध हुआ है। हालांकि पुलिस ने जो है देवेंद्र और लक्ष्मी को हिरासत में ले लिया है और लक्ष्मी के खिलाफ साजिश रचने और देवेंद्र के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत में उन्हें हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। और दूसरी बात रही यहाँ पुलिस की, देखिए पुलिस इतनी तरह से किस तरह से ऐसे लोगों को भगाती है जो जिन लोगों को पुलिस की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को कानून का सहारा होता है। क्योंकि एकमात्र सहारा कहीं ना कहीं देखिए ऐसे पीड़ित लोगों के लिए कानूनी एकमात्र सहारा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो पुलिस है, जो उसके मातहत है, इंस्पेक्टर से लेकर जो तमाम लोग हैं जो इस घटना पर पूरी जिम्मेदार हैं, उन पर पूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और आदेश भी ये भी दिया गया है कि पूरी घटना की पूरी तरह से जांच की जाए और जो भी दोषी होंगे, क्योंकि आत्महत्या की है, अपनी जीवन लीला समाप्त की है पिता ने, और पिता ने समाप्त इसलिए की क्योंकि उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला था, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, 5 दिनों से लगातार एड कोतवाली के चक्कर काट रहा था। तो इसमें बहुत सारे कारण ये हैं कि जो कोतवाल है उसको लगातार जो गाँव वाले हैं सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 302 का मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और गांव वालों में देखिए इतना रोष था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जहां पुलिस पहुंचती है तो पुलिस वाले जो गांव वाले हैं वो कोतवाल को भी वहां से भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक संदेश ये भी जाता है कि आज की बात है, कल की बात है, और एक न एक दिन ऐसा आ भी सकता है कि शायद लोगों का पुलिस बल से भरोसा उठ जाए। क्योंकि ऐसे मामले कई बार हमने सामने भी पेश किए हैं, प्राइम टीवी में लगातार ऐसे मामलों को प्राथमिकता से दिखाया है। लेकिन हाँ, ये अभी हाल ही का मामला है, 8 कोतवाली का मामला है। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो देखिए अपराध तो गोलू ने किया, उसको उसकी सज़ा मिलेगी, न्याय प्रक्रिया होगी, मुकदमा चलेगा, उसके बाद अदालती कार्रवाई होगी। लेकिन जो पुलिस वाले पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार है, जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, जिन्होंने मुकदमा नहीं लिखा, जिन्होंने 5 दिन की देरी कर दी और जिसके वजह से पीड़ित पिता ने अपनी जान से हाथ धो बैठा, फांसी लगा ली, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है यूपी पुलिस की तरफ से। जी सागर, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्यों 5 दिन तक कार्रवाई नहीं की गई? जी देखिए, ज़िले के कप्तान हैं इजहर रजा जी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि जो पुलिस वाले हैं उनका दोष पूरी तरह से लग रहा है कि हाँ ये पूरी तरह से दोषी हैं, दोषी साबित भी हो रहे हैं। लेकिन अभी केवल आरोप लगे हैं, अभी आरोप लगे हैं, इसके बाद जांच होगी, इसके बाद तमाम चीज़ें होंगी। और जांच भी कौन करेगा? जांच भी करेगा तो एक पुलिस वाला ही करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरे मामले के लेकर, जांच को लेकर भी परिवार वाले सवाल उठा सकते हैं, परिजन सवाल उठा सकते हैं। और जो जाँच में फ़िलहाल अभी मुझे लगता है कि शायद जांच रिपोर्ट भी इसकी बहुत जल्द से जल्द कप्तान के टेबल पे होगी और कप्तान इसके बाद ज़िले के कप्तान जो एसपी हैं वो फैसला लेंगे कि पुलिस वालों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, सस्पेंशन की कार्रवाई करनी है या फिर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना है, या फिर तमाम ऐसी जो चीज़ें होती, जो प्रणाली होती पुलिस महकमे में, वो चीज़ करनी है। जी धन्यवाद सागर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद दर ठोकर खाने के बाद पिता ने आत्महत्या कर ली। कहीं न कहीं ये मामला कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, वहीं एक ये मामला सामने आया है जहां ये तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।